अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसंस। आज संडे है, संडे को आपके रिक्वेस्टेड वर्ड्स एक्सप्लेन करती हूँ। तो शुरू करते हैं। पहला जो वर्ड है वो है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन नाउन है और इसका मतलब होता है अ प्लेस वेयर समवन मे लिव और स्टे, अ रूम, बिल्डिंग और स्पेस। देखिए, अकोमोडेशन को उर्दू में कहेंगे रहाइश। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर एक इंसान जो है वो रह सकता हो, उसको अकोमोडेशन कहते हैं। वो कोई एक कमरा भी हो सकता है, पूरा घर भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, कोई भी ऐसी स्पेस हो सकती है जहां पर एक इंसान जो है वो रह सकता हो, चाहे परमानेंटली चाहे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, उसको अकोमोडेशन बोला जाता है। जैसे इसके सेंटेंसेस होंगे, ड्यू टू द स्टॉर्म देयर वाज लिमिटेड अकोमोडेशन अवेलेबल फॉर ट्रैवलर्स। जो लोग भी ट्रैवलिंग करते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, किसी दूसरे शहर में जगह में जाते हैं, तो जाहिर है उनको वहां पर जब आप किसी मतलब हॉलीडेज पे गए हैं या कहीं किसी भी वजह से आप गए हैं, बिजनेस पर्पसेस के लिए गए हैं, आपको अकोमोडेशन चाहिए होती है। अकोमोडेशन का क्या मतलब, आपको रहने के लिए एक जगह चाहिए होती है, चाहे वो एक रूम हो, चाहे वो आपको कोई छोटी सी स्पेस कहीं पर मिल जाए। ठीक है, अब इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान की वजह से, देयर वाज लिमिटेड अकोमोडेशन अवेलेबल फॉर ट्रैवलर्स। तो ट्रैवलर्स के लिए जो है वो रहने की जो जगह थी वो बहुत लिमिटेड थी। मतलब ट्रैवलर्स बहुत ज़्यादा थे और जो रहने की जो जगह अवेलेबल थी उस वक़्त, कि जहाँ पर लोग रह सकते हैं, वो कोई रूम है, होटल्स है, कुछ भी है, कोई घर है, वो बहुत लिमिटेड थे। ठीक, उसका सेकंड सेंटेंस है, द होटल प्रोवाइड्स लग्जरियस अकोमोडेशन फॉर ऑल इट्स गेस्ट्स। किसी होटल के बारे में है कि वो कहा जा रहा है कि वो बड़ा लग्जरियस किस्म का जो है वो अकोमोडेशन, मतलब बहुत ही लग्जरियस से मुराद के जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हो। ठीक है, तो वो अकोमोडेशन जो है वो अपने गेस्ट को प्रोवाइड करता है, मतलब वो रहने की जगह जो है वो अपने गेस्ट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है वो है अजम्पशन। अजम्पशन भी नाउन है और इसका मतलब होता है अ थिंग दैट इज एक्सेप्टेड एज ट्रू और सर्टेन टू हैपन विदाउट प्रूफ। देखिए, आप अगर किसी चीज को सच मान ले और आपके पास कोई प्रूफ ना हो, लेकिन बस आपने खुद ही से किसी चीज को सच मान लिया है, तो इसका वो आपकी अजम्पशन है। मतलब उसका प्रूफ कोई नहीं है आपके पास, लेकिन आपने मान लिया कि ये बात सच है, तो वो आपकी अजम्पशन है। अब इसका वर्ब पता है क्या होता है, अज्यूम। अज्यूम करना, मतलब आपने खुद से सोच लिया कि कोई चीज ऐसे है, किसी भी तरह से आपने सोच लिया कि सच ये है। ठीक है, तो आपने वो सच को अज्यूम किया है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, अज्यूम हमेशा क्या मतलब होता है कि आपने खुद से मान लिया, और फिर जो खुद से मानी हुई जो बात है वो आपकी अजम्पशन है। आपने जो खुद से मान लिया वो अज्यूम है, और जो खुद से मानी हुई बात है वो अजम्पशन है। ये दोनों में फर्क है वर्ब और नाउन में। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, बस आपने किसी तरह से कोई गेस लगाया और गेस लगाकर किसी बात को आपने सच मान लिया, या किसी ने आपसे कहा और आपने उसको सच मान लिया, तो वो आपकी अजम्पशन, और आपने उस बात को अज्यूम किया है कि ये लाजमी ऐसा ही हुआ होगा। ठीक, अब इसके सेंटेंसेस क्या है, हिज अजम्पशन दैट एवरीवन वुड अग्री विद हिज प्लान वाज इनकरेक्ट। मतलब उसका जो ये ख्याल था, अब उर्दू में ट्रांसलेट करूंगी ना मैं इसको, तो मैं ख्याल ही इसको बोल सकती हूँ। अजम्पशन के लिए कोई और मेरे पास एक्यूरेट वर्ड नहीं है उर्दू में, तो हम ख्याल कि उसका ये जो ख्याल था, या उसने जो खुद से ये इस बात को जो माना हुआ था, यकीन किया हुआ था कि सब उसके प्लान से अग्री करेंगे, वो बात, उसका वो जो ख्याल था वो इनकोरेक्ट था। ठीक है, मतलब वो गलत था। उसने खुद से सोच लिया कि जो वो जो प्लान बनाएगा ना, सब उसके उस प्लान के साथ एग्री करेंगे कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे कर लेते हैं, लेकिन उसका जो ये ख्याल था, या जो उसने ये खुद से सोचा हुआ था, ये जो उसकी अजम्पशन थी, वो इनकोरेक्ट थी, वो गलत थी। लोगों ने उसके प्लान के साथ जो है वो अग्री नहीं किया। इसी तरह से द टीचर्स अजम्पशन अबाउट द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन प्रूव टू बी रॉन्ग। टीचर ने अज्यूम कर लिया, या टीचर ने खुद से सोच लिया, खुद से इस बात पे यकीन कर लिया कि जो उसका मतलब लेसन है वो तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ गया है, जबकि ऐसा नहीं था। वो बाद में बात जो है वो गलत साबित हुई, स्टूडेंट्स को उसका लेसन जो है वो समझ में नहीं आया। तो ये टीचर की अजम्पशन थी, मतलब टीचर ने खुद से इस बात पे बिलीव कर लिया कि जो मैंने लेसन जो है वो डिलीवर किया है वो सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी सेपियंस। सेपियंस जो है ये भी नाउन है और इसका मतलब होता है अबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज और एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग और कॉमन सेंस एंड इंसाइट। देखिए, किसी इंसान की ये अबिलिटी
कि वो अपना नॉलेज को या अपने एक्सपीरियंस को अप्लाई कर सकता है, ठीक है, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकता है, या उसका नॉलेज हो सकता है, उसका एक्सपीरियंस हो सकता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उसकी समझदारी हो सकती है, उसकी कॉमन सेंस हो सकती है। कॉमन सेंस और इंसाइट से यही मुराद है। कॉमन सेंस के जो इंसान खुद से कंक्लूजन निकाल लेता है, लॉजिकल कंक्लूजन निकालता है, मुख्तलिफ चीज़ों को डॉट्स को कनेक्ट करके, वो इंसान की कॉमन सेंस होती है, ठीक है। इनसाइट जो है, इनसाइट भी समझदारी आप कह सकते हैं कि जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है किसी चीज़ को लेके, उस चीज को जो इंसान की एबिलिटी होती है किसी सिचुएशन में अप्लाई करने को, ठीक है, वो उसकी जो काबिलियत है ना, उसको हम सेपियंस बोलते हैं, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस को, कोई नॉलेज को, कोई कॉमन सेंस को, कोई समझदारी को, कोई इंसाइट को, उसको आप किसी खास सिचुएशन में अगर आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आपकी एबिलिटी जो है वो आपकी सेपियंस कहलाती है, वो आपकी काबिलियत जो है सेपियंस कहलाती है, ठीक है। हिज सेपियंस इन डीलिंग विद कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस मेड हिम अ रिस्पेक्टेड लीडर। किसी भी लीडर की सेपियंस क्या होती है? उसकी एबिलिटी, उसकी ये काबिलियत कि वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को डील कर सकता है, जो बड़े ही ऐसे मसाइल होते हैं जो पेचीदा हों, ठीक है। एक तो सिंपल सिंपल मसाइल तो मोस्टली लोग हल कर लेते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं, जो बड़े पेचीदा किस्म के मसाइल होते हैं, वो आम लोग नहीं हल कर सकते। तो इस जो उसकी ये एबिलिटी है, सेपियंस है, उसकी उसकी ये जो काबिलियत है इन डीलिंग विद कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के, वो पेचीदा मसाइल को हल कर सकता है, पेचीदा पेचीदा मामलात को हल कर सकता है, दैट मेड हिम अ रिस्पेक्टेड लीडर। वो उस चीज़ ने उसको एक बहुत ही मोअज़्ज़िज़ जो है वो लीडर बनाया है, ठीक है। द एल्डर्स सेपियंस गाइडेड द कम्युनिटी थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स। एल्डर्स सेपियंस मतलब बड़ों की जो समझदारी होती है, उनकी जो ये काबिलियत आप कह सकते हैं, उनकी समझदारी कह सकते हैं, उस चीज़ ने, या उनका नॉलेज कह सकते हैं, उस चीज़ ने क्या है कि कम्युनिटी को मतलब एक गाइडेंस दी है कि वो डिफ़िकल्ट टाइम्स से कैसे गुजर सकते हैं, उसको कैसे जो है उसमें से उसका मुकाबला कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो जी कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल जो है एडजेक्टिव है, थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स हैं ये, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। कंसेप्चुअल भी थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, लोगों को अक्सर समझ में नहीं आता है। कंसेप्चुअल का मेरे पास उर्दू में कोई मतलब रिलेटेड वर्ड नहीं है, ठहर मैं आपको समझाती हूँ, इसको डिटेल में समझिएगा थोड़ा सा। कंसेप्चुअल होती है वो चीज़ जिसको जो बेस करती है आपके जहनी कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ पर, ठीक है। कोई भी चीज़ वो अगर जहनी कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ पे बेस करे तो वो कंसेप्चुअल है। जैसे कि कोई प्लान है आपका, वो आपने उसके ऊपर अपने कुछ ज़हनी कॉन्सेप्ट्स जो है या कुछ आइडियाज़ उस प्लान पे जो है वो अप्लाई किए हैं, तो वो आपका कॉन्सेप्चुअल प्लान है, अब आपका कॉन्सेप्चुअल आइडिया है, ठीक है, किसी चीज़ को कह सकते हैं। कोई भी चीज़, उसको अगर आप कॉन्सेप्चुअल कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ अभी रियलिटी में नहीं आई है, वो अभी एक ख्याल तक महदूद है, या अभी एक तस्वुर में है, अभी एक सिर्फ आइडिया है, ठीक है, एक नज़रिया है, ये कह सकते हैं आप, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल आप हमेशा ये जहन में रखिएगा कि वो एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब वो जहन में है, अभी वो आइडियाज़ में है, वो कॉन्सेप्ट्स की सेंस में मौजूद है, वो चीज़ अभी अप्लाई नहीं की गई है, या अभी रियलिटी में वो नहीं आई है, ठीक है। तो कोई भी आइडिया जो आप जिसको आप कंसेप्चुअल कहेंगे, तो इसका मतलब है कि वो अभी आपके जहन में है, कॉन्सेप्ट्स में है, वो रियलिटी में नहीं आया। अब इसका मुझे एग्जैक्ट उर्दू जो वर्ड है ना वो नहीं मिला है, जो उसको आप तखयलाती कह सकते हैं, लेकिन तखयलाती भी जो है ना वो एग्जैक्टली कॉन्सेप्चुअल का जो मीनिंग है उसको ग्रेस्प नहीं करता है, ठीक है, उसको मतलब नहीं एक्सप्लेन करता है। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको इसमें सेंटेंस में समझाने की कोशिश कर, जैसे कि द टीम हैड अ conceptual discussion about the project। अब इसको जरा समझ में जरा समझिएगा, conceptual discussion क्या होती है। मतलब ऐसी डिस्कशन तो हमें मालूम है ना कि जो आप तबादला ख्याल एक दूसरे के साथ करते हैं, ठीक है। अब वो तबादला ख्याल जो है एक दूसरे के साथ जो आप डिस्कस करते हैं किसी बात को, वो कंसेप्चुअल क्या है, मतलब आपने उसके आइडियाज और उसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है किसी प्रोजेक्ट को, अभी उस प्रोजेक्ट को अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, उसको जस्ट अभी जहन में उसके कॉन्सेप्ट्स और उसके आइडियाज जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर किए कि हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, इसमें ये चीज़ बनाई जा सकती है, इसमें ये चीज़ की जा सकती है, पहला स्टेप ये हो सकता है, वो ये सब जो आइडियाज आपने मतलब डिस्कस किए हैं, अभी कुछ भी उसमें से अप्लाई नहीं किया है,
कुछ भी उसमें से उसको रियलिटी में उसको उसको आप लेकर नहीं आए हैं, अभी सिर्फ वो एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब सिर्फ डिस्कशन में है। तो ये वाली डिस्कशन आपकी कंसेप्चुअल डिस्कशन है, ठीक है। इसी तरह से द डिजाइनर प्रेजेंटेड ए conceptual मॉडल ऑफ द न्यू बिल्डिंग, ठीक है। conceptual मॉडल क्या होता है? conceptual मॉडल हो सकता है किसी सॉफ्टवेयर को दे में उसको बनाया उसने, मतलब वो जो बिल्डिंग है वो अभी बनी नहीं है, अभी जस्ट उस बिल्डिंग का आइडिया डिस्कस किया है कि भाई बिल्डिंग जो है वो उसका जैसे कह सकते हैं आप एक नक्शा सा जो है वो उसको डिस्कस किया कि ऐसा हो सकता है, उसका इंटरनल ऐसा हो सकता है, उसका एक्सटर्नल ऐसा हो सकता है, उसमें इतनी लैंड हमें चाहिए होगी, जो भी उसके कलर थीम जो भी इंटीरियर एक्सटीरियर जो भी उसका डिस्कस किया है, मतलब वो सिर्फ अभी डिस्कस किया है, अभी वो जहन में है। तो वो कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। अब वो हो सकता है किसी पेपर में उन्होंने रख कर उसको बनाकर डिस्कस किया, ऐसे भी होते हैं ना मॉडल्स जो पेपर में बनते हैं उसके नक्शे वगैरह, या आजकल बहुत से अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए जहां पर बिल्डिंग्स के वो सारा मॉडल्स जो है वो बनाते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्चुअल है, मतलब वो बिल्डिंग अभी रियलिटी में बनी नहीं है, अभी सिर्फ उसके आइडियाज डिस्कस हो रहे हैं, अभी वो एब्स्ट्रैक्ट नेचर में है, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्चुअल चीज होती है। आई होप के क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्चुअल। नेक्स्ट हमारे पास वो है जी एफर्मेंशंड। एफर्मेंशन जो है ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है रिफरिंग टू समथिंग दैट हैज बीन मेंशन्ड अर्लियर इन द कन्वर्सेशन और टेक्स्ट। देखिए एफर्मेंशंड आप किसी चीज को बोलेंगे, किसी चीज को रेफर करते वक्त अगर आप बोलेंगे कि, तो उसका कहने का मतलब ये है कि वो चीज जो हम इससे पहले जिसको मेंशन कर चुके हैं, जिसकी हमने पहले बात की, उर्दू में अगर मैं बोलूँ तो क्या कहेंगे, एफर्मेंशन वो चीज होती है जिसकी आपने पहले बात की, पहले बात की फिर उसके बाद दूसरी की बात करने के, तो आप पहली बात की तरफ इशारा करने के लिए, चाहे वो रिटन फॉर्म में है या आप कन्वर्सेशन में आप बातचीत में कहना चाहिए कि वो जो हमने पहले बात की थी ना, तो उसको करते वक्त आप एफर्मेशन बोलते हैं वर्ड। जैसे कि द एफर्मेंशन प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड बाय द कमेटी आफ्टर अ थोरो रिव्यू, ठीक है। अब एफर्मेंशनड प्रपोजल क्या होगा? वो प्रपोजल जो पहले दिया गया था, उसके बाद भी हो सकता है कुछ प्रपोजल्स आए हो, लेकिन जो पहले दिया गया था प्रपोजल, जिसके बारे में पहले हमने बात की थी, जिस प्रपोजल के बारे में, वो एक्सेप्ट हो गया है बाय द कमेटी, ठीक है। आफ्टर थोरो रिव्यू, उन्होंने थोरो उसको रिव्यू किया पूरा और उसके बाद वो मतलब कबूल हो गया है, एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है। तो एफर्मेंशन प्रपोजल का क्या मतलब? वो प्रपोजल जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे, ठीक, जिसको हमने पहले मेंशन किया। इसी तरह से द एफर्मेंशन टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल ड्यूरिंग द नेक्स्ट मीटिंग, मतलब जो पहले हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो उनको डिटेल में हम जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में, ठीक है। जो एफर्मेंशन टॉपिक्स मतलब वो टॉपिक्स जिनके बारे में हमने पहले बात की है, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में, ठीक है। तो एफर्मेंशन का मतलब, एफर्मेंशन हमेशा उस चीज के कहा जाता है कि जिसके बारे में आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमने पहले जिसके बारे में बात की है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वो जी हेल्ड। अच्छा जी, ये कॉमन सा वर्ड है, लेकिन जाहिर बात है कि कंफ्यूज करते हैं अक्सर स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये दो मीनिंग में इस्तेमाल होता है। ये समझ लीजिए कि ये पास्ट टेंस है हेल्ड का, चूंकि उन्होंने हेल्ड ही पूछा तो फिर मैंने इसी को इसमें रखा है। ये इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है होल्ड। अब ये दो मीनिंग में इस्तेमाल होता है, वर्ब है ये, ठीक है। और इसका दूसरा जो मतलब पहला मीनिंग है वो ये होता है होल्ड का। आप समझ लीजिए कि होल्ड का क्या मतलब होता है। होल्ड का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ना, ठीक है। किसी चीज को पकड़ना, किसी चीज को कैरी करना, या किसी चीज को मेंटेन करके रखना, ठीक है। अपनी उस सिचुएशन में उसको बरकरार रखना, इस मीनिंग में होल्ड को हम इस्तेमाल करते हैं, और उसका जो पास्ट टेंस होगा वो हेल्ड होगा, ठीक है। ये जहन में रखिएगा, पकड़ने के सेंस में, कैरी करने के मीनिंग में, और उसकी जो असल इस वक्त जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में कोई चीज इस वक्त है, उस सिचुएशन को उस पोजीशन में किसी चीज को मेंटेन करने की सेंस में, इस इन तीन मीनिंग्स में हम होल्ड को इस्तेमाल करते हैं। एक और मीनिंग है, वो होता है जैसे क्लास को, किसी मीटिंग को, किसी कॉन्फ्रेंस को होल्ड करना, ठीक है। उसका मतलब होता है कंडक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, मतलब जैसे कि कॉन्फ्रेंस का होना, ठीक है। किसी क्लास का होना, ठीक है। किसी भी लेक्चर का होना, इस तरह की जो चीजें होती, कोई इवेंट्स, कोई मीटिंग्स वगैरह जो होती हैं, उनका जो मुनक्कद करना, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड हो जाएगा, वो उसके लिए भी होल्ड वर्ड जो है वो यूज होता है। होल्ड फर्स्ट फॉर्म है, हेल्ड उसका जो है वो पास्ट उसका टेंस है, ठीक है। जैसे कि शी हेल्ड द बुक टाइटली इन हर हैंड्स, उसने किताब को बहुत जोर से पकड़ा अपने हाथों में, भी ये पकड़ने के सेंस में जो है वो हमने यूज किया है।
जैसे कि आपने अब यहाँ पर देखिए हेल्ड हमने पास्ट टेंस में इसको इस्तेमाल किया, प्रेजेंट में करेंगे तो आप किसी को कह सकते हैं होल्ड दिस बुक टाइटली इन योर हैंड्स, अपने हाथों में इस बुक को बहुत जोर से पकड़ो, होल्ड, ठीक है, वो फर्स्ट उसका जो फॉर्म होगी वो आपकी। अब आ जाता है सेकंड मीनिंग में, जो मैंने आपको बोला था, कोई इवेंट या मीटिंग या कोई कॉन्फ्रेंस या कोई लेक्चर या कोई सेमिनार, उस सेंस में, उनका मुनक्कद होने के सेंस में। तो वो कहता है द कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन द सिटी लास्ट वीक, मतलब जो कॉन्फ्रेंस है वो शहर के अंदर, इस शहर में कॉन्फ्रेंस जो है वो पिछले हफ्ते हुई। अब मुनक्कद होना हम जो हमारी स्पोकन उर्दू है उसमें हम इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि हैवी वर्ड है, तो हम होने के सेंस में इस्तेमाल कर लेते हैं। मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, सेमिनार हुआ, लेक्चर हुआ, क्लास हुई, इस तरह के सेंस में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उसका मतलब है कि वो हेल्ड हुई, वो होल्ड हुई, ठीक है। आई होप के क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मेरे पास है वो जी निश। निश बड़ा कॉमन वर्ड है, आजकल बहुत से लोगों को कंफ्यूज भी करता है, बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं निश के बारे में। निश के दो मतलब है। एक तो मतलब ये है कि वॉल, जो दीवार, उसको वॉल निश बोला जाता है, ठीक है। वॉल निश क्या होती है कि दीवार के ऊपर कुछ आप शेल्फ्स वगैरह कुछ मतलब कि बनाई जाती हैं, जिनके ऊपर आप कुछ स्टैचूज या कुछ डेकोरेशन पीसेस या कोई फ्लावर्स कोई या इस तरह के जो वास वगैरह होते हैं वो रखे जाते हैं, ठीक है। उनको भी निश बोला जाता है। एक है जो आजकल बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है, मीनिंग तो इसका यही है कि एक खास मार्केट का जो सेगमेंट होता है उसको निश बोला जाता है। ये तो मार्केटिंग के सेंस में एक मीनिंग आ जाता है। जो आजकल आप बहुत ज्यादा सुनते हैं ना, भाई एक निश पे काम करो, मतलब कि कोई भी एक खास सेगमेंट, जैसे अब मेरा चैनल है, उसकी निश क्या है, उसकी निश है इंग्लिश। मैं एक खास टॉपिक पे जो है वो उस पे सारे वीडियोस बनाती हूँ, वो क्या है, इंग्लिश, ठीक है। अब कोई जो है वो व्लॉगिंग करता है, तो उसकी निश क्या हुई, व्लॉगिंग। कोई खास टॉपिक जो होता है ना उसको निश, आजकल कॉमनली ये वर्ड जो निश है ना वो यूज किया जाता है टॉपिक के मीनिंग में। आपकी निश क्या है, मतलब आपका टॉपिक क्या है, ठीक है। ये अक्सर लोग जो है वो बोलते हैं भाई एक निश पिक करो, मतलब एक टॉपिक को पिक करो, एक खास टॉपिक। जैसे इतने सारे टॉपिक्स हैं, उनमें से कोई एक है, जैसे किसी कोई ब्यूटी टॉपिक्स पे काम कर रहा है, कोई मार्केटिंग में काम कर रहा है, कोई जो है वो एजुकेशनल कंटेंट में काम कर रहा है। कंटेंट के सेंस में मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर आजकल हम इस वर्ड को इसी सेंस में जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं और सुन रहे हैं। तो इसका मतलब, इसको अगर मैं आसान वर्ड में बोलूँ तो आप इसका मतलब समझ लीजिए टॉपिक होता है, ठीक है। अब मार्केट में, मार्केटिंग के सेंस में अगर निश को आप पढ़ें, तो मार्केटिंग के सेंस में निश का होता है कोई एक खास सेगमेंट। जैसे कोई एक प्रोडक्ट है किसी कंपनी की, या कोई सर्विस है किसी कंपनी की, अब वो ये देखेंगे कि ये प्रोडक्ट हमारी किस सेगमेंट के लिए है, मतलब ये एल्डरली लोगों के लिए है, ये फीमेल्स के लिए है, या ये मेल्स के लिए है, या ये यंग लोगों के लिए है, टीनेजर्स के लिए है। ये एक निश, ये वो डिसाइड कर रहे हैं, सेगमेंट एक डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। हमने ब्यूटी में मतलब कि उनको करना है कि कोई भी उनका जो प्रोडक्ट किस रिलेटेड है और उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है। इसका मतलब है कि वो मार्केट का वो खास सेगमेंट जो है, जैसे कि ये अब एलीट लोगों के लिए है ये प्रोडक्ट, क्या, तो ये भी एक निश हो गई है। या ये मिडिल क्लास लोगों के लिए है प्रोडक्ट, क्या, ये भी एक निश हो गई है। या ये मैसेज के लिए है ये प्रोडक्ट, क्या, ये भी एक निश हो गई। तो एक खास मार्केट का सेगमेंट डिसाइड कर लेना, इसी तरह से खास टॉपिक डिसाइड कर लेना, उसको भी निश बोला जाता है। अभी देख लेते हैं, द डेकोरेटिव was placed in a niche on the wall adding elegance to the room। देखिए, अभी जो मैंने पहले मीनिंग में आपको बताया, वॉल निश क्या होती है, वॉल निश में कुछ शेल्फ्स वगैरह कुछ डेकोरेटिव किस्म की बनाई जाती है जिसपे डेकोरेशन जो है वो रखी जाती है, ठीक है। तो वो एक डेकोरेटिव वास जो है वो वॉल निश के ऊपर रखा गया, और वो उसकी वजह से क्या हुआ, वो मतलब एक एलिगेंस जो है वो कमरे में ऐड हो गई। इसी तरह से आफ्टर एक्सटेंसिव रिसर्च द कंपनी डिसाइडेड टू टारगेट अ निश मार्केट फोकस्ड ऑन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ठीक है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होती हैं प्रोडक्ट्स, ठीक। तो वो कह रहे हैं कि जनाब, हमने जो है वो, कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम एक निश को जो है वो फोकस करेंगे, मतलब एक खास मार्केट के खास नैरो सेगमेंट को जो है वो हम वहां उसको टारगेट करेंगे, उसको फोकस करेंगे। ओके जी, यहाँ पे लेसन आपका खत्म होता है। काइंडली अपने नेक्स्ट वीक के लिए जो रिक्वेस्टेड वर्ड्स हैं आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।